हेलो एवरीवन, जीता इसके यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने उत्तराखंड करंट अफेयर्स का पहला पार्ट हमने डिस्कस किया था और जनवरी से लेकर अब तक की घटनाओं को हम इस सीरीज में पूरा करेंगे। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। गरतांग गली पुल उत्तराखंड के कौन से जिले में स्थित है? इसका आंसर है आपका उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी जिले में यह स्थित है। थोड़ा हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो आपका गरतांग गली पुल है, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है डिस्कस करना, क्योंकि जो गरतांग गली पुल है आपके उत्तरकाशी में है। और अगर मैं बात करूं इसके स्ट्रेटेजिक लोकेशन की, तो यह भारत और तिब्बत का जब व्यापार हुआ करता था तो इसी पुल के माध्यम से यह व्यापार होता था। ठीक है। फिर 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ तो इस पुल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ठीक है। यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए, आर्मी के लिए यह पुल सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया। इसके साथ साथ जो 1962 में जो युद्ध हुआ, इससे उत्तराखंड के वो राज्य जो चीन की सीमा से लगते थे उन सभी में बहुत बदलाव आया। उन्हीं बदलाव में एक बदलाव क्या था, यह हमारा गरतांग गली पुल था। ठीक है। तो अब गरतांग पुल जो गली पुल है इसके बारे में जानते हैं। गरतांग गली पुल जो है नेलांग घाटी में स्थित है, उत्तरकाशी की नेलांग घाटी में। जो ये आपको दिख रहा है ये क्या है? नेलांग घाटी। ठीक है। ये है हमारी नेलांग घाटी है। और जो ये आपका पुल है, ये जो पुल आपको दिखाई दे रहा है, ये पहाड़ी को काटकर बीच में बनाया गया लकड़ी का एक पुल है। और इसके अलावा ये भारत में ऐसा पुल कहीं दूसरा नहीं है। यह 11,000 फीट की ऊंचाई में बनाया गया है। और यह पुल बनाने के लिए पेशावर से कारीगर आए थे। पेशावर से कारीगरों को बुलाया गया था। इसके साथ अगर हम बात करते हैं तो 2015 में इसे आर्मी के लिए खोल दिया गया था। इसे आर्मी के लिए खोल दिया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में जो है सभी के लिए इसे खोल दिया गया है। अभी रिसेंट में इसे 60 लाख, ठीक है, 16 लाख के खर्च पर इसे पुनः रिपेयर किया गया है। इसे रिपेयर किया गया है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब आपका ये जो युद्ध हुआ था भारत चीन का 1962 में, तो उस टाइम पर जो है भोटिया समेत 5 जातियों को जो है जनजाति का दर्जा इसी युद्ध के बाद मिला था। ठीक है। क्योंकि उनके जो है व्यापार की जो रीढ़ मानी जाती थी, वह पुल जो है आज जो है बंद हो गया था, इसलिए इन्हें जनजाति का दर्जा भी, इन भोटिया समेत 5 जातियों को जनजाति का दर्जा भी यहाँ पर मिला हुआ था। ठीक है। अब उसके बाद क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया है, अभी जो है आर्मी तो यहाँ पर पहले 2015 से इसे यूज करने लगी थी, लेकिन अभी जो है वर्तमान में सभी लोग अब इसे यूज कर सकते हैं। इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। और जब ये बंद हुआ था तो यहाँ पर खास बात ये हुई थी कि यहाँ पर जो है सड़कें बननी फिर उसके बाद स्टार्ट हुई थी। यहाँ पर सड़कों की फैसिलिटी पहले नहीं थी, तो सड़कें बन गई थी। तो यह है हमारा गरतांग गली पुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौरा शक्ति ऐप को किसने लॉन्च किया? ठीक है, किया था तो ये हमारा किया था उत्तराखंड पुलिस ने। किसने किया था? उत्तराखंड पुलिस ने ये ऐप हमारा लॉन्च किया था। देखिए इसमें क्या है, गौरा शक्ति ऐप में ऐसा ऐप बनाया गया है। इसमें क्या है, पहले तो इसका उद्देश्य क्या है, जो महिला उत्पीड़न है उसको रोकने के लिए ये ऐप बनाया गया था। इसमें आप चाहें तो 112 पर कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने ये ऐप डाउनलोड किया है, इसमें एक रेड बटन है, अगर आप इस रेड बटन को दबाते हैं तो आप जहां पर हैं वहां की लोकेशन जो है वो पुलिस तक पहुंच जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये है आपका उत्तराखंड पुलिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा राज्य भूकंप अलर्ट ऐप बनाने वाला भारत का फर्स्ट राज्य बन गया है? यह है हमारा प्यारा उत्तराखंड। ठीक है। उत्तराखंड जो है भूकंप अलर्ट ऐप बनाने वाला जो है पहला राज्य बन गया है। ठीक है। पुष्कर सिंह धामी जी ने इसे इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है। और यह ऐप बनाने वाला, भूकंप से रिलेटेड ऐप बनाने वाला, भूकंप अलर्ट
ऐप बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। इसके फायदे क्या होंगे? देखिए, जैसे केदारनाथ की घटना हुई है और भी बहुत सारे जैसे दुर्घटनाएं होती हैं, तो इससे इस ऐप से क्या होगा, हमें भूकंप के आने की पहले की जो घटनाएं हैं वो हमें पता चल जाएंगी, सिम्टम्स हमें पता चल जाएंगे। तो इससे हमारा राज्य जो है, राज्य सरकार जो है और जन सामान्य जो है, जो आने वाले खतरे को टालने के लिए अपना प्रयास कर सकती है। ठीक है, तो ये ऐप जो है हमारे लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। कौन? लक्ष्य सेन। ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा के निवासी हैं। ठीक है, और ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है। ठीक है, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। वर्ष 2021 भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड के किस जिले में खोला गया है? तो यह जो खोला गया है पॉलिनेटर आपका, ये है आपका नैनीताल जिले में। ठीक है, नैनीताल जिले में ये खोला गया है। अब पॉलिनेटर जो आपका ये पार्क है, इसको खोलने का क्या रीजन रहा है? देखिए, ये हल्द्वानी में 4 एकड़ की भूमि में खोला गया है। बेसिकली ये किनके लिए है? तितलियों के लिए, तितलियों के लिए, मधुमक्खियों के लिए, साथ में पक्षी, ठीक है, समेत कितनी प्रजातियां हैं यहाँ पर? 40 प्रजातियां यहाँ पर इस जो पार्क में है, पॉलिनेटर पार्क है, जो कि हल्द्वानी में, नैनीताल के हल्द्वानी में डेवलप किया गया है। ठीक है, अब इस पार्क को विकसित करने का उद्देश्य क्या है? इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट ये है कि जो है, जो पॉलिनेटिंग जो आपके जो एनिमल हैं उनको संरक्षण प्रदान करना, यह पता लगाना कि माइग्रेट जो हो रहे हैं यहाँ से, जो पक्षी, जो तितलियां, मधुमक्खी माइग्रेट होकर दूसरी जगह जा रही हैं, उसका रीजन क्या है? एक रीजन तो हमें पता है पॉल्यूशन है, और अदर रीजन क्या है वो भी हमें यहाँ से पता चल जाएंगे। दूसरा, शोधकर्ता जो है उन्हें शोध के लिए एक टॉपिक यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम एक्स्ट्रा फैक्ट में देखें तो आप देखेंगे जो उत्तराखंड में जो कवक पार्क है वो कहाँ पर स्थित है? मुनस्यारी, पिथौरागढ़ में स्थित है। पॉलिनेटर पार्क अभी मैंने आपको बताया, यह नैनीताल के हल्द्वानी में स्थित है। अब है बायोडाइवर्सिटी पार्क, ये भी हल्द्वानी, नैनीताल, यानी कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के हल्द्वानी में स्थित है। अब है देखिए मास गार्डन कहाँ पे है? नैनीताल में ही खुरपाताल में यह स्थित है। अब है ट्यूलिप गार्डन, सबको पता है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के मुनस्यारी नामक स्थान पर आपका ट्यूलिप गार्डन लोकेटेड है। ठीक है, अब है थीम पार्क है आपके पौड़ी के कंडोलिया में। थीम पार्क कहाँ है? आपके पौड़ी के कंडोलिया में, पौड़ी के कंडोलिया में स्थित है आपका थीम पार्क। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत इंटरेस्टिंग है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तराखंड ने कौन सी झांकी प्रस्तुत की है? ठीक है, अब आपको बताना है कि 2021 में उत्तराखंड ने जो परेड हुआ था, हमारा गणतंत्र परेड जो हुआ था, उसमें कौन सी झांकी प्रस्तुत की है? तो इस झांकी का नाम है केदारखंड। तो हमारा जानना जरूरी हो जाता है। यहाँ पर नंदा राज जात भी लिखा हुआ है, फूलदेई भी लिखा है, कुंभ मेला भी लिखा है। तो यह किस किस सन में जो है उत्तराखंड ने ये झांकियां प्रस्तुत की थी? तो इसके साथ साथ हमारे ये भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंदा राज जात की। अगर हम बात करते हैं तो नंदा राज जात यात्रा जो है हमारी 2006 में उत्तराखंड द्वारा ये झांकी प्रस्तुत की गई थी। उसके बाद है हमारी नेक्स्ट जो है हमारी केदारखंड अभी हुई थी। फूलदेई जो हमारी 2003 में हुई थी, 2003 में उत्तराखंड द्वारा प्रस्तुत की गई झांकी थी। और कुंभ मेला जो है हमारा 2010 में, कब क्या था ये? 2010 में ये झांकी उत्तराखंड द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो हमारे इतने सारे हमारे क्या हो गए? क्लियर हो गए। जो हमारी नंदा राज जात है ये 2006 नहीं 2005 है। ठीक है, ये कितना है? 2005 है आपका। क्लियर हो गया। केदारखंड क्या है? अभी 2021 में इसको उत्तराखंड ने झांकी के रूप में प्रस्तुत किया। उसके बाद आपकी नंदा राज जात यात्रा है जो 2005 में इसको उत्तराखंड ने प्रस्तुत की। फूलदेई 2003 में और 2010 में कुंभ मेला प्रस्तुत किया गया। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नीति आयोग के तीसरे SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कौन सा स्थान मिला है? थर्ड प्लेस इसको मिला है। जब थर्ड प्लेस उत्तराखंड को मिला है तो पहला प्लेस किसको मिला है ये जानना जरूरी हो जाता है। यह स्थान मिला है केरल को। किसे मिला है? केरल को पहला स्थान मिला है। ठीक है, अब देखिए केरल नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 के तीसरे संस्करण के शीर्ष स्थान पर बरकरार रहा। और देखिए बिहार जो है सबसे लास्ट में रहा। सबसे लास्ट कौन रहा? बिहार। बिहार जो रहा सबसे लास्ट में। अब जान लेते हैं एक बार नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 में हुआ था। नीति आयोग का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नीति आयोग की। जब इसमें अब हम देखते हैं जो अभी जो ये रैंक निकली है, ठीक है, इसमें उत्तराखंड पहले कहाँ कौन सी प्लेस में था? 9th प्लेस में था। उत्तराखंड पहले जो है वो कौन सी प्लेस में था? 9th प्लेस में था। ठीक है, पहले 9th प्लेस में था और अभी 3rd प्लेस में आ गया है। इसका मतलब ये पॉजिटिव है। ठीक है, इसके अलावा लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें उत्तराखंड की रैंक जो है थोड़ा सा पीछे रहेगी। जैसे इसमें आर्थिक विकास वाला जो पोर्शन है इसमें इसकी रैंक 6 से 8th चले गई और वन पर्यावरण में इसकी रैंक 13th है। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। यह है वर्ष 2021 में उत्तराखंड से किसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए उत्तराखंड से 2 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार इस बार मिला, जिसमें पहले हैं प्रेमचंद शर्मा और दूसरे हैं आपके डॉक्टर भूपेंद्र कुमार शर्मा। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी और बॉ, यानी कि प्रेमचंद शर्मा और डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह। देखिए अब इनके बारे में देख लेते हैं। जो भूपेंद्र कुमार सिंह हैं इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला। चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में ये है हमारे डॉक्टर भूपेंद्र कुमार। ठीक है, डॉक्टर भूपेंद्र कुमार, ये देहरादून के रहने वाले हैं। इन्होंने चिकित्सा के फील्ड में बहुत ज़्यादा कार्य किए। इन्हें बेसहारा जो बच्चे हैं उनके लिए भी फ्री सेवा प्रदान की है। इसके साथ साथ ही ये विदेशों में इन्होंने भ्रमण किया है। वहाँ से भी वहाँ पर इन्होंने जो है बड़ी बड़ी स्पीच दी हैं, बड़े बड़े रिसर्च किए हैं। तो इन्हें जो है चिकित्सा के क्षेत्र में जो है आपका पद्मश्री पुरस्कार मिला गया है। दूसरे हैं हमारे प्रेमचंद शर्मा जी। ठीक है, प्रेमचंद शर्मा जी, प्रेमचंद शर्मा जी को कृषि के क्षेत्र में, इन्हें किस क्षेत्र में मिला है? कृषि क्षेत्र में यह पद्मश्री पुरस्कार मिला गया है। देखिए जो आपके प्रेमचंद शर्मा जी हैं इन्होंने अनार की अलग प्रजाति को पैदा करने के लिए अनारों की कटिंग इन्होंने अपने गार्डन में लगवाई और अनारों की बहुत अच्छी वैरायटी इन्होंने विकसित की। इसके साथ साथ गोभी, शिमला मिर्च, ऐसी जो सब्जियां हैं उनमें भी इन्होंने काफी कुछ इनोवेटिव किया है। ठीक है, तो इसलिए इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे उत्तराखंड के हाईकोर्ट में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक है, वर्तमान न्यायाधीश की अगर हम बात करते हैं तो यह है हमारे राघवेंद्र सिंह चौहान जी हैं। जब राघवेंद्र सिंह चौहान जी की बात कर रहे हैं, ये वर्तमान के हैं, तो पहले हमारे जो मुख्य न्यायाधीश कौन थे ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो यह कौन थे? ए देसाई। ठीक है, तो हमारे प्रथम न्यायाधीश कौन थे? ए देसाई। ठीक है, फर्स्ट कौन थे? ए देसाई। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है वर्ष 2021 में उत्तराखंड के नए रजिस्ट्रार कौन बने। ठीक है, नए रजिस्ट्रार की बात है तो धनंजय चतुर्वेदी जी जो हैं हमारे नए रजिस्ट्रार बने। और अब प्रथम की भी बात कर रहे हैं। जो प्रथम है हमारे वो हैं GCM रावत जी, हमारे जो है प्रथम रजिस्ट्रार थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में IPS, ठीक है, हाल ही में IPS बने उत्तराखंड इंटेलिजेंस के नए प्रमुख, यानी उत्तराखंड इंटेलिजेंस के नए प्रमुख कौन हैं, इसकी बात करते हैं। तो ये है हमारे संजय गुंजियाल जी। संजय गुंजियाल जी जो हैं ये 1989 बैच के IPS हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इन्हें जो है अभी जो है उत्तराखंड के इंटेलिजेंस के नए प्रमुख के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार के
संजय गुनियाल जी को उत्तराखंड के इंटेलिजेंस प्रमुख बना दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा भी ये कई बड़े पदों पर नियुक्त रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2021 में उत्तराखंड का पहला बाल थाना कहां पर विकसित हुआ है? देखिए, बाल थाना तो हर जिलों में बनाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो बाल थाना बनाया गया है वो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। ठीक है, बाल मित्र थाना जो बनाए जा रहे हैं राज्य में नहीं, ये नैनीताल में नहीं, देहरादून में बनाया गया है। और इसके अलावा जो है ये बाल थाने हर जिले में बनाने जो है सुनिश्चित हुए हैं, लेकिन सबसे पहले कहां पर बना है? देहरादून में बना है। और देहरादून में भी यह कहां पर बनाया गया है? डालनवाला। ठीक है, ये कहां पर बनाया गया है? डालनवाला में यह बनाया गया है। ठीक, अब चलते हैं। और जो इसका शुभारंभ किया है वो है जो हमारे इससे पहले जो मुख्यमंत्री, इससे पहले से भी पहले यानी मुख्यमंत्री हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में किसे बाल दिवस के अवसर पर एक दिन के लिए उत्तराखंड के सीएम चुना गया था? ठीक है, तो वो है हमारी सृष्टि गोस्वामी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, उत्तराखंड में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सैन्य धाम का शिलान्यास कहां पर किया गया है? ठीक है, तो ये जो शिलान्यास हुआ है ये कहां हुआ था? देहरादून में। ठीक है, और देहरादून के कौन से प्लेस पे? पुरकुल गांव। पुरकुल गांव में यह शिलान्यास किया गया था। यह धाम जो है 5 एकड़ की भूमि पर बनाया गया है। और ठीक है, इसमें एक म्यूजियम और थिएटर का निर्माण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2021 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को ग्लोबल ग्रीन अवार्ड दिया गया है? तो इसमें कौन है हमारे? रमेश पोखरियाल, प्रताप पोखरियाल, त्रिवेंद्र सिंह रावत, इसमें से कोई नहीं। तो ये है हमारे प्रताप पोखरियाल जी। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है प्रताप पोखरियाल जी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने मिशन हौसला की शुरुआत की थी? ठीक है, उत्तराखंड है ये राज्य। देखिए, उत्तराखंड में जिस टाइम पे कोविड-19 जब है अपनी चरम सीमा पर था, उस टाइम पे राज्य को सुविधा देने के लिए, राज्य के मरीजों को सुविधा देने के लिए इन्होंने ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर और प्लाज्मा प्राप्त करने की मदद के लिए जो है मिशन हौसला बनाया गया था। और यह पहल थी उत्तराखंड सरकार की। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2021 में मिस उत्तराखंड और 2021 खिताब वर्ष 2021 में उत्तराखंड की मिस वर्ल्ड और मिस उत्तराखंड और मिस्टर उत्तराखंड कौन बना? ठीक है, तो इसमें जो हमारे मिस उत्तराखंड बनी है वो है शालिनी डोभाल बनी हुई है। ठीक है, और दूसरे जो है हमारे मिस्टर उत्तराखंड की अगर हम बात कर लेते हैं वो भी देख लेते हैं। मिस्टर उत्तराखंड, मिस्टर उत्तराखंड भी हम देख लेते हैं। तो मिस्टर उत्तराखंड है हमारे आयुष डोभाल। कौन है? आयुष डोभाल। जो आयुष डोभाल जी हैं ये कहाँ के हैं? ये उधम सिंह नगर के हैं। और जो शालिनी डोभाल हैं ये उत्तरकाशी की हैं। ये कहाँ की हैं? उत्तरकाशी की रहने वाली हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में उत्तराखंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 100 डेज इन हेवन नाम का शो कौन होस्ट करेगा? तो ये होस्ट करेंगे अमिताभ बच्चन जी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रीतम भारतवाण जी को हाल ही में किस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो ये जो अभियान इनके द्वारा चलाया जाएगा जिसके ब्रांड एम्बेसडर होंगे वो है टीबी हारेगा देश जीतेगा। अब बात आती है प्रीतम भारतवाण जी हैं कौन? ठीक है, प्रीतम भारतवाण जी उत्तराखंड के फोक गायक हैं। ठीक है, मीन्स ये जो जागर आपने सुना होगा, जागर गायन का कार्य करते हैं, इसके लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 2019 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और उस समय जो हमारे राष्ट्रपति थे वो कौन थे? रामनाथ कोविंद द्वारा इनको दिया गया। रामनाथ कोविंद द्वारा इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। और कौन है हमारे प्रीतम जो भारतवाण जी हैं? ये कौन है? हमारे फोक
गायक। ठीक है, इन्हें यह जो सम्मान है किस लिए दिया गया, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए और उसमें अपना योगदान देने के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। ये है हमारे प्रीतम जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वर्ष 2021 में साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये है डॉक्टर हेमंत कुमार। देखिए डॉक्टर हेमंत कुमार जो है, इन्होंने सफेद दाग यानी कि ल्यूकोडर्मा जिसे हम कहते हैं उसकी प्रभावी दवा बनाई, और ये दवा भी एलोपैथिक ना होके कौन सी दवा है, आयुर्वेदिक दवा है। इसके साथ साथ ये डीआरडीओ के जो है साइंटिस्ट हैं, और उत्तराखंड के अभी पिथौरागढ़ में ये अभी वैज्ञानिक के पद पर तैनात हैं। ठीक है, ये तो हैं हमारे हेमंत कुमार जी। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैविक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में उगाई जा रही बाजरे की पहली फसल किस देश को निर्यात की जाएगी। प्राउड मोमेंट है वे, उत्तराखंड में उगाई जाने वाली जो फसल है उसको कहाँ किया, उसे निर्यात किया जा रहा है, तो ये कंट्री कौन सी है, डेनमार्क। देखिए उत्तराखंड में जो हिमालयी एरिया है वहां से जब बर्फ पिघलेगी और बर्फ पिघलने के बाद जो वाटर होगा उस वाटर में उस पहाड़ी एरिया में जो है बाजरे की फसल बोई जाएगी, और उस वहां पर जो बाजरे की फसल होगी उसकी पहली खेम यानी कि जो पहला जो उत्पादन होगा उसको कहाँ भेजा जाएगा, डेनमार्क में भेजा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2021 में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के पहले डिजिटल रेडियो ऐप का उद्घाटन किया। इसका नाम क्या था, तो इस ऐप का नाम था आपका ओहो रेडियो। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ओहो रेडियो ऐप का इन्होंने शुभारंभ किया। हाल ही में किसने उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया, तो जिन्होंने इस्तीफा दिया वो है शत्रुघ्न सिंह जी। ठीक है, शत्रुघ्न सिंह। तो अभी जो अगर इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो कोई तो ऐसे होंगे जिन्होंने इस पद को संभाला होगा, यानी कि जो अभी वर्तमान में हमारे सूचना आयुक्त हैं वो कौन है, जेपी ममगाई जी हैं। ठीक है, तो इसे हम देख लेते हैं, वर्तमान में अभी कौन है, जेपी ममगाई। ठीक है, अब हम देखते हैं, अभी जो है इन्होंने इस पद से अपना इस्तीफा दिया और ये मुख्यमंत्री जी के सलाहकार बने हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमर शहीद श्रीदेव सुमन की कौन सी जयंती मनाई गई है। ठीक है, तो इनकी जो जयंती है ये कौन सी है, 105वीं इनकी स्वर्ण जयंती मनाई गई है। ठीक है, 105वीं जयंती मनाई गई है। अब हम देख लेते हैं कि ये श्रीदेव सुमन जी जो है उत्तराखंड की फेमस पर्सनालिटी में ये आते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा बहुत जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राजशाही के अत्याचारों के खिलाफ जनक्रांति करने वाले अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी की 105वीं जयंती पर उन्हें याद किया गया। देखिए श्रीदेव सुमन जी जो है इनका जन्म टिहरी में हुआ था, और जन्म कब हुआ था, 25 मई 1916 में इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है वो है 25 जुलाई 1944 में। ठीक है, इनका जन्म स्थान कहाँ है, टिहरी के जोल गांव चंबा। ठीक है, चंबा में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम हरिराम तथा माता का नाम तारा देवी था, और इनकी पत्नी जो है विनय लक्ष्मी। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इनका ये नहीं पूछा जाएगा कि इनके पिता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था। मेन चीज है कि श्रीदेव सुमन जी जो है किस काम के लिए फेमस हुए, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इनके कामों को हम एक बार देख लेते हैं। मात्र 14 वर्ष की आयु में जब देहरादून में नमक सत्याग्रह जब आंदोलन चल रहा था, उसके लिए आंदोलन चल रहे थे, तो मात्र 14 वर्ष की आयु में देहरादून पहुंच गए और 15 दिन वहां पर जेल में बंद रहे। मीन्स इतनी छोटी सी आयु में ये जेल भी जाके वापस आ गए। उसके बाद टिहरी में जब राजशाही चल रही थी, ठीक है, टिहरी में राजशाही चल रही थी, तो राजशाही को रोकने के लिए इन्होंने प्रजामंडल की स्थापना की। ठीक है, टिहरी प्रजामंडल की स्थापना की, और इसके लिए इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, इन्हें कई यातनाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन इन्होंने क्या कहा था, वहां पर जब बात की जा रही थी, जब श्रीनगर में जब कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, तो उस समय कुमाऊं और गढ़वाल को अलग अलग करने की बात कही थी। तो इन्होंने उस समय कुमाऊं और गढ़वाल की एकता के लिए कहा था, हम अगर कुमाऊं और गढ़वाल को
हम अपनी माँ किसे समझते हैं? गंगा नदी को अपनी माँ समझते हैं। और अगर माँ अपने बच्चों को जब अलग करे तो हमें उसे अपने से अलग कर देना चाहिए। इनके कहने का मतलब था कि गढ़वाल और कुमाऊं अलग नहीं होंगे, ये सम्मिलित रूप से ही हमारे राज्य का हिस्सा बनेंगे। ठीक है, ये इन्होंने कहा था। अब देखिए, इसके साथ साथ इन्होंने जब टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी तो इनको बहुत यातनाएं दी थी, जेल में बंद हुए थे। इन्होंने जो आंदोलन शुरू किया था उसमें आंदोलन का रीजन क्या था, उद्देश्य क्या था? एक तो राजशाही को खत्म करना था, दूसरा इन्होंने पौनी टूटी कर को समाप्त करना चाहते थे, तीसरा ये बड़ा कर जो है उसे भी समाप्त करना चाहते थे। अब ये पौनी टूटी कर क्या है? पौनी टूटी कर उत्तराखंड राज्य में आयात और निर्यात पर लगने वाला कर था। ठीक है, मतलब अगर कोई चीज एक्सपोर्ट हो रही है तो उसमें भी कर लेंगे, इंपोर्ट हो रही है तो उसमें भी कर लेंगे, तो इसके विरुद्ध ही आंदोलन था। दूसरा, बड़ा कर से मुक्ति चाहते थे। बड़ा कर क्या है? बड़ा कर यह है कि भू राजस्व वसूल करने वाले जो अधिकारी होते थे ये क्या करते थे, जो टैक्स लेते थे उसके अतिरिक्त अपना सुविधा शुल्क भी लेते थे। इस कर से मुक्ति चाहते थे और राजशाही से मुक्ति चाहते थे। ठीक है, इसके लिए इनको कैद कर लिया गया। अब जब इनको कैद किया गया तो इन्होंने वहां पर भूख हड़ताल शुरू कर दी। इन्हें यह आंदोलन वापस लिए जाने को कहा था। इन्होंने कहा था कि तुम मुझे तोड़ सकते हो लेकिन मोड़ नहीं सकते हो, और इन्होंने वहीं से जेल में अपनी भूख हड़ताल शुरू कर दी और 1884 डेज तक ये वहां पर भूख हड़ताल में रहे और उसके बाद इनकी डेथ हो गई। तो ये है हमारे श्रीदेव सुमन जी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और उज्बेकिस्तान का संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास डसलिक 2 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये शुरुआत हुई है रानीखेत में, और ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि यह इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, देखिए, सामरिक स्तूपों को मजबूती और आतंकवाद के खात्मे को लेकर। ठीक है, अब चौबटिया छावनी में भारत और उज्बेकिस्तान का संयुक्त सेना युद्ध अभ्यास डसलिंग 2 शुरू हो गया है। ठीक है, अब ये कहाँ हुआ है? रानीखेत में हुआ है, मैंने आपको बता दिया। और इसमें किसने भाग लिया है? इसमें भारत की तरफ से 13 कुमाऊं रेजिमेंट के, ठीक है, 13 कुमाऊं रेजिमेंट के लोगों ने इसमें भाग लिया है। और इसमें जो ये 13 कुमाऊं के 13 कुमाऊं रेजिमेंट है, इसका नाम है रेजामला। इसका नाम क्या है? रेजामला। रेजामला। आपसे पूछा जा सकता है कि 13 कुमाऊं रेजिमेंट का नाम क्या है? ठीक है, 13 कुमाऊं रेजिमेंट है जिसका नाम है रेजामला, जो कि अभी भारत और उज्बेकिस्तान के संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास डसलिंग 2 की जो क्या कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं उसमें। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है हमारे अनुराग रमोला जी। अनुराग, बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। 1986 में इसकी शुरुआत की गई थी और यह शुरुआत की थी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। तो अभी यह जानना जरूरी हो जाता है, वर्तमान में उत्तराखंड की महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? ये है हमारी रेखा आर्या जी। रेखा आर्या जी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरोना महामारी के दौरान उत्तराखंड पुलिस ने सर्वप्रथम ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत कहां से की? तो ये शुरुआत की है देहरादून से। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, कोरोना पीरियड में, कोरोना पेंडेमिक में जब हमें एम्बुलेंस पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहे थे तो उस टाइम पर उत्तराखंड सरकार ने देहरादून में उसमें जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस में आपके वेंटिलेटर की सुविधा दी गई थी, ऑक्सीजन की सुविधा दी गई थी, तो और सारी फैसिलिटी के साथ जो है आपका कौन सा ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत की थी देहरादून में। ठीक है, अब जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है हमारे, हाल ही में सुंदर लाल बहुगुणा का निधन हो गया है, उनका संबंध था, उनका ये क्या थे, पर्यावरणविद थे। ठीक है, अब देखिए इनकी जो डेथ हुई वे कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, जिस वजह से इनकी डेथ हो गई। देखिए अब इनका क्या अचीवमेंट था, इनका जन्म जो हुआ ये इनका जन्म टिहरी में हुआ था। देखिए पर्यावरणविद है, ये तो आपको पता है इनके क्या क्या कार्य थे। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद ये विनोबा भावे के आंदोलन से ये जुड़ गए थे। उसके बाद लंदन में जाकर इन्होंने जो आपका चिपको आंदोलन है उससे रिलेटेड, वनों के महत्व से रिलेटेड बहुत सारे स्पीच दिए। 1981 में इन्हें पद्मश्री सम्मान के लिए
नामांकित किया गया, लेकिन इन्हें सम्मान देने की बात कही, लेकिन इन्होंने उस सम्मान को, पद्मश्री सम्मान को लेने से मना कर दिया। उसके बाद इन्हें जो इनका सिंधवी ट्रस्ट है, सिंधवी ट्रस्ट ने इन्हें राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिया गया और 1985 में मुंबई मित्र ट्रस्ट ने इनको जो है वृक्ष मानव की उपाधि से सम्मानित किया। ये हैं हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी। तो हम देख लेते हैं। और इनने टिहरी डैम जो बना था, टिहरी डैम का भी इन्होंने विरोध किया था। इनका मानना था कि टिहरी डैम बनने पर बहुत सी आपदाएं आ सकती हैं। टिहरी डैम जो है वो पर्यावरण के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है, ये बाद में खतरा बन सकती है। तो टिहरी डैम का भी इन्होंने बहुत ज्यादा विरोध किया था। ठीक है, और इनके जो अचीवमेंट हैं उनको हम देख लेते हैं। 1981 में पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया, के लिए इन्हें चुना गया, लेकिन इन्होंने लेने से मना कर दिया। ठीक है, पुरस्कार लेने से मना कर दिया। दूसरा अचीवमेंट क्या था इनका? 1984 में सिंधवी ट्रस्ट ने राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से इनको सम्मानित किया। और अब फिर देखेंगे हम 1985 में इन्हें किसने, मुंबई, तब बंबई था, बंबई में वृक्ष मित्र संस्था, वृक्ष मित्र संस्था ने इन्हें सम्मानित किया। किससे? वृक्ष मानव पुरस्कार से, मानव पुरस्कार से। ठीक है, तो ये बात होगी। और इन्होंने टिहरी डैम का भी विरोध किया था। ठीक है, अब जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऋषिकेश के तहसील चौक का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इस चौक का नाम बदलकर रखा गया है गौरा देवी चौक। ठीक है, तहसील चौक का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? गौरा देवी चौक रख दिया गया है। गौरा देवी कौन थी? गौरा देवी को तो सभी जानते हैं। गौरा देवी किस नाम से जानी जाती हैं? चिपको वुमेन के नाम से ये जानी जाती हैं। चिपको वुमेन के नाम से ये जानी जाती हैं। इन्होंने जब पूरे देश में जो है वन कानून चला हुआ था, फॉरेस्ट के लोग आते थे वनों में, क्रॉस का साइन, जो पेड़ उन्हें काटने होते थे उसमें क्रॉस का साइन लगा देते थे। एक दिन ये था, ये ब्रिटिशर्स की क्या थी, जानी मानी चाल थी। इलाके के सारे पुरुषों को इन्होंने इनको एक जगह पर काम दे दिया और वहां पर प्रलोभन दे दिया गया। तो एक दिन ऐसा था जब गांव में कोई भी आदमी नहीं था, उस टाइम पे फॉरेस्ट के लोग आके जंगलों को काटने की बात कर रहे थे। तो गौरा देवी के नेतृत्व में गौरा देवी ने गांव के समस्त बच्चों को और स्त्री को इकट्ठा किया और जंगल में जा पहुंची। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जिन पेड़ों पर क्रॉस के निशान लगे हुए थे उन पेड़ों से बच्चे और सभी औरतें चिपक गई और फॉरेस्ट के जो अधिकारी थे उन्हें वहां से जाना पड़ा। तो इसलिए अब जब सबने देखा कि जब गौरा देवी एक औरत होके ये जो आपका वनों को बचा सकती हैं, तो क्यों ना हम इस आंदोलन को आगे को बढ़ाएं। और पूरे क्षेत्र में ये आंदोलन फैल गया था। तो चिपको वुमेन के नाम से ये जानी जाती हैं गौरा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नाबार्ड ने उत्तराखंड को कितने की वित्तीय सहायता प्रदान की? तो ये सहायता है हमारी 2554 करोड़ की। इसमें से, ठीक है, जो धनराशि दी गई है इसमें से 2545.50 करोड़, ठीक है, करोड़, ये तो क्या है, ऋण राशि है। ये ऋण दिया गया है, ऋण राशि है। और जो बची हुई राशि है यानी कि 9.03 करोड़, यह अनुदान राशि है। मीन्स यह माफ हो जाएगा, अनुदान राशि है। और यही है हमारे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।